नमस्कार। आज मैं एक क्लेम के विषय में जो है अनुभव साझा कर रहा हूँ। और ये क्लेम का जो अनुभव है, ये क्लेम कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक शुरुआत में शुरुआत का ही एक अनुभव है, और उसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो हुआ ऐसे कि अभी परसों मुझे एक साहब का फोन आया। वो भोपाल से थे, और उनके पास एक मारुति मारुति विटारा, यानी यह मारुति ब्रीजा विटारा कहिए, जो पहले गाड़ी आती थी उसका नाम एक ही था। उसमें ब्रीजा शब्द भी था और विटारा भी था। अभी फिलहाल ब्रीजा अलग है और विटारा अलग है, लेकिन ये जो गाड़ी थी पुरानी वाली थी, और ये मारुति ब्रीजा विटारा थी। और ये डीजल डीजल मॉडल गाड़ी थी। और सब ये भोपाल में एक सरकारी महकमे में जॉब करते हैं। और इनकी गाड़ी 11वें महीने में, शायद हो सकता है मैं बताने में कोई मुझसे तारीख आगे पीछे हो जाए। जहाँ तक मुझे ध्यान है, 3/11 में इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई। और इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और ये रहने वाले मतलब जो रह रहे हैं, इनकी जॉब है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में ही। तो सब ये वहीं भोपाल ग्वालियर में एक मारुति डीलर वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। तभी हाथ के हाथ ही अपना जो टोइंग, जो भी क्रेन वगैरह के माध्यम से, और 5/11 को जो वर्कशॉप है वो सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट करती है। बीमा कंपनी पे क्लेम इंटीमेशन के बाद बीमा कंपनी एक अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट करती है। और इसमें जैसे कि सामान्यतः ये निजी क्षेत्र की कंपनी से इनका बीमा था, तो उसने इन्वेस्टिगेशन भी कराया। हालांकि वो इन्वेस्टिगेटर मोस्टली फर्जी होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम जो है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अप्रूव सर्वेयर कर सकता है, और उसका जॉब का पार्ट भी है। लेकिन यहाँ बीमा कंपनी नॉन क्वालिफाइड लोगों को, जो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड भी नहीं है, उनको लगाती है। और वो मन मर्जी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मन मर्जी का समय लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी तय नहीं है। खैर, जो भी हो, इस केस में जैसे सब लोग कॉपरेट करते हैं और समझते हैं, एक आम आदमी क्या जाने, तो इनके में भी हुआ, और जो फाइनली ठीक निकला। तो और लेकिन जब ये काफ़ी समय बीत गया, तो इसमें जो बीमा कंपनी ने जो सर्वेयर अपॉइंट किए थे, हाँ, पहले मैं इस गाड़ी की कुछ बेसिक और जानकारी दे दूं। इस गाड़ी की आईडी भी 3,37,550 रुपये थी। और जो सर्वेयर जो एस्टिमेट था, उसके नॉलेज इनको नहीं थी कि वर्कशॉप ने कितना रिपेयर एस्टिमेट दिया है। लेकिन वर्कशॉप ने इन्हें बताया था कि लगभग पौने 2 लाख, 2 लाख के अंदर अंदर में ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। यदि 3,37,550 का 75% हम चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो 2,53,000 समथिंग आता है। यानी कि ये गाड़ी टोटल कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस से काफ़ी पीछे थी। तो खैर साहब, जो इनके इस गाड़ी में जो बीमा कंपनी ने सर्वेयर साहब अपॉइंट किए थे, उन्होंने वर्कशॉप को एक मैसेज भी भेजा, वो 8 दिसंबर में, कि साहब ये इस गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन हो गया है, जो पॉजिटिव है ठीक है। पॉजिटिव से मीन मतलब ठीक है। और ये जो है, हमने इसकी रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी 1,40,000 रुपए की अप्रूव की है। तो वैसे अप्रूव सर्वेयर साहब का ये जो मैसेज था वर्कशॉप को, और इसमें इन्होंने कंसेंट मांगी थी इंश्योर की। लेकिन ये सब बड़ा अजीब सा अप्रूव सर्वेयर की ओर से मेल या मैसेज था। 1,40,000 के लिए रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी, ये कौन सा नियम है?
अगर रिपेयर बेसिस पे आप जा रहे हैं तो वो तो अप टू 75% ऑफ आईडीवी है। तो इन्होंने पता नहीं 140 तो काफी कम होता है। और इसके लिए कंसेंट क्यों? एक पहले तो ऑफर देना होगा बीमा कंपनी को। और अगर आपने डिसीजन आप एज ए अप्रूव्ड सर्वेयर है, या आपको डिसीजन लेना है कि ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है या कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो भी वो रिकमेंडेशन है वो देनी है। तो कंसेंट का तो कोई अभी सवाल था ही नहीं। लेकिन खैर, ये उसके लिए भी तैयार से ही थे। और लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ या जो भी है, फिर बीमा कंपनी ने यू टर्न ले लिया। बीमा कंपनी बोली, साहब ये गाड़ी तो जो है टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगी, ये गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है। बीमा कंपनी ने कहा, साहब इस गाड़ी की जो रिपेयर बेसिस पे लाइबिलिटी आ रही है वो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा और 100% ऑफ आईडीवी से कम है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगी। और ये गाड़ी की जो साल्वेज वैल्यू शब्द इस्तेमाल किया, वैसे शब्द रैक वैल्यू आता है अगर हम चाहे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ें या चाहे जनरल इंडियन मोटर टैरिफ के, जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 है, तो उसमें जो जनरल रेगुलेशन 8 है उसमें वर्ड रैक वैल्यू है, वही पॉलिसी में है। उसी चूंकि पॉलिसी उसी के अकॉर्डिंग बनती है। तो सब वो, खैर बीमा कंपनी ने साल्वेज वैल्यू शब्द जो इस्तेमाल किया और जो साल्वेज वैल्यू बताई वो बताई 2,95,000, जो गाड़ी की आईडीवी के 87% से भी ज्यादा थी। 87.37 कुछ थी, 87 ही मान लेता हूँ। तो वो सोचने वाली बात है, जिस गाड़ी की सैल्वेज वैल्यू 87 से अबव आ रही है वो कैसे टोटल लॉस हो सकती है, या जो शब्द इस्तेमाल ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए कर रहे हैं यहाँ जो अगर हम इंश्योरेंस, मोटर बॉडी इंश्योरेंस को जाने तो दो तरीके से क्लेम सेटलमेंट के लिए दिया हुआ है उसमें। एक है पार्शियल लॉस बेसिस और दूसरा है टोटल लॉस बेसिस। पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम वो है जिसमें रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी तक हो। अगर 75% ऑफ आईडीवी तक रिपेयर खर्च है तो वो पार्शियल लॉस क्लेम है। अगर रिपेयर खर्च 75% ऑफ, गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है, और अगर उसका रिपेयर खर्च जो है 75% ऑफ आईडीवी से ज्यादा है, कितना भी ज्यादा है लेकिन रिपेयर हो सकती है, तो उसको टर्म दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। और जो क्लेम सेटलमेंट होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, वो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होता है। टोटल लॉस वो है जहां गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, उसका रिपेयर खर्च कम है ज्यादा है ये मैटर ही नहीं, जो रिपेयर ही नहीं हो सकती, जैसे गाड़ी चोरी हो गई तो वो टोटल लॉस है। दूसरा, गाड़ी जल गई, बिल्कुल राख हो गई, उसमें रिपेयर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो टोटल लॉस हो गई। तीसरा कि गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती है, उसका जो जो भी वजह है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती है, और तो वो भी टोटल लॉस हो गई। तो इस तरीके से, और जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टर्म है वो है रिपेयर हो सकती है लेकिन रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज्यादा है, तो वो क्लेम कहलाता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। सेटल करने का तरीका टोटल लॉस बेसिस। ये जो सीटीएल या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वर्ड है ये मैरीन इंश्योरेंस एक्ट से आया हुआ शब्द है, और इससे कई बार लोग अप्लाई करने में या समझने में भूल कर देते हैं। तो लेकिन जो सेटलमेंट का तरीका है वो टोटल लॉस, चाहे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस हो या टोटल लॉस, उनको जो सेटल करने का तरीका एक ही है, वो टोटल लॉस बेसिस पे होता है। तो यहाँ जो है इंश्योर्ड इनके इस जो निर्णय से वो सहमत नहीं था, तो वो और नाखुश था। पहले उन्होंने मुझे कुछ, वो मेरे यूट्यूब के थ्रू मुझसे संपर्क में आए थे, उन्होंने मुझको में कुछ यूट्यूब पर मैसेज लिखे, मैंने उनको जवाब दिया,
उन्होंने अपनी मेल आईडी दी, उन्होंने मेल की, मैंने अपनी कांटेक्ट डिटेल दी, फिर हमारे में बातचीत हुई। तो ये बात परसों की है जो बातचीत हुई हमारी। उसके बाद साहब फिर मैंने तय किया कि मैं हमारे बीच बातचीत हुई और मैं ये इस गाड़ी को देखने के लिए कल कल सुबह ग्वालियर शहर गया। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, तो मैं सुबह ही 5 बजे अपने घर से निकल गया और मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे मैं ग्वालियर पहुंच गया और उस वर्कशॉप पर पहुंच गया। ये एक मारुति डीलर वर्कशॉप थी। मैंने गाड़ी देखी तो साहब ये गाड़ी सामने से लगी थी, ये हल्के से डिवाइडर पे चढ़ी थी। तो जो मुझे ऊपर से अगर देखते हैं तो फेंडर भी दोनों ठीक है और इसका बोनेट भी ठीक है। हाँ, बम्पर डैमेज है। लाइट राइट वाली तो टूटी दिखाई दे रही है, लेकिन लेफ्ट वाली नज़र नहीं आ रही। अंदर से कोई उसका जो प्लास्टिक के नक्के होते हैं वो टूट गए हो तो बात अलग है। हाँ, नीचे जो रेडिएटर, कंडेंसर, फैन असेंबली ये डैमेज दिखाई दे रहा है। जो इंटरकूलर है वो भी नज़र नहीं आ रहा टूटा। हो सकता है उसका कोई प्लास्टिक का जो ये नक्का है कोई टूटा हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे वो भी टूटा नज़र नहीं आ रहा। कंप्रेशर वगैरह ये डैमेज, एसी पाइप डैमेज और जो फ्रंट मेंबर्स आगे लगते हैं वो डैमेज। राइट की जो एप्रन है वो ज़्यादा डैमेज है, जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी कम है। शायद लेफ्ट वाली रिपेयर हो सकती है और जो राइट वाली है वो चेंज करनी हो। और जो नीचे रेडिएटर सपोर्ट वगैरह वो हो गई और कुछ और इस तरीके के पार्ट्स होंगे। तो जब मैंने ये गाड़ी देखी तो मुझे सब बहुत अजीब लगा कि ये कहाँ से ये गाड़ी जो है टोटल लॉस है। मैंने साहब वर्कशॉप से रिपेयर एस्टीमेट की डिमांड की, तो उन्होंने मुझे रिपेयर एस्टीमेट उपलब्ध कराया। तो वो साहब बहुत ज़्यादा वैल्यू का था। उसकी वैल्यू तो 7 लाख समथिंग थे। तो मैं तो देख के मतलब भौचक्का रह गया उस एस्टीमेट को। तो इतना तो खैर उसमें नुकसान नहीं था। ये तो कुछ अगर हम 2 लाख भी माने तो 2 तिया 6 यानी 350 गुना वो एक तरीके से 350% गुना हो गया। वो ज़्यादा था, यानी साढ़े जो एक्चुअल खर्च से 3.5 गुना ज़्यादा था। तो फिर मैंने पार्ट उसको देखा तो उसमें पहले से ही निशान लगे हुए थे कौन सा डलना और कौन सा नहीं। जो शायद वो बता रहे थे कि ये सर्वेयर साहब ने जो पार्ट अलाउ किए हैं। तो वो देखे तो वो निशान ज़्यादातर उन्हीं पे लगे थे जो जो पार्ट ज़रूरी थे और जो उन्होंने कैलकुलेशन करके शायद देखा भी जो 2.25 लाख के करीब सारा रिपेयर खर्च और ये सब बैठना था। उसके बाद साहब यही मैं लोगों को सलाह देता हूँ, अगर आपके साथ फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम, जिसे मैं फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बोलता हूँ, या तो अगर कोई इस तरीका का क्लेम केस से आप डील कर रहे हैं तो आप वर्कशॉप जाइए, एस्टिमेट लीजिए और चेक कीजिए कि कितना क्या क्या पार्ट है, कौन कौन से पार्ट है, उन पे निशान लगाइए। तो मैंने वही काम किया, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मुझे उसकी कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वर्कशॉप ने भी मुझे कॉपरेट किया। वो समझ गए थे कि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ और मुझे ये सब नॉलेज है। तो उसके बाद मैंने जब वर्कशॉप से बात की तो उन्होंने यही बात बताई कि साहब ये 2.25 लाख के आसपास ठीक हो जाएगी। एस्टीमेट तो हायर साइड बना हुआ है, वो उन्होंने एडमिट भी किया। तो हमने कहा साहब ठीक है, हमें गाड़ी ये रिपेयर करानी है और आप हम गाड़ी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी लेते हैं और क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी है वो जिम्मेदार वो हमारा मैटर है। तो और कितना एडवांस पैसा इसके लिए चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब 50,000 रुपये आप जमा कर दीजिए या इंश्योर से जमा करा दीजिए, हम गाड़ी का काम शुरू कर देंगे। मैंने इंश्योर से बात की और उन्होंने हाथ के हाथ ही 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए और डीलरशिप को। तो अब उसमें आज वो पार्ट का ऑर्डर लगा देंगे, जो भी 1-2 दिन में पार्ट आएंगे उसके बाद वो उस गाड़ी का काम शुरू कर देंगे। और तो ये प्राइमरी एक अनुभव है। तो ये अभी बीमा कंपनी
अपना हमें नहीं पता उनका क्या कैलकुलेशन है क्या नहीं है। हमारी गाड़ी एक डीलरशिप पे रिपेयर हो रही है और मारुति अपने स्टैंडर्ड जो भी उनके सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस गाड़ी को रिपेयर करेगी। हम कोई दखलंदाजी भी नहीं करेंगे रिपेयरिंग के काम, जो ज़रूरी है आवश्यक है वो काम वो करें, वही हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। और जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें प्री इनवॉइस देंगे, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि बिल बीमा कंपनी के नाम बनना है या हमारे नाम बनना है। हम उस प्री इनवॉइस को बीमा कंपनी को भेजेंगे और उनसे कहेंगे साहब कि अब ये रिपेयर खर्च है, अगर वो 2 लाख तक भी होती है तो वो 60% ही होगा, जो कि 75% ऑफ आईडीवी से काफ़ी कम होगा। तो फिर जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो फिर ये एस्टिमेटेड वैल्यू कोई मायने नहीं होगी, फिर तो एक्चुअल रिपेयर वैल्यू ही मायने होगी। और वो अगर 60% है तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उस समय हम फिर बीमा कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब ये तो इतना ही है, तो आप इसे अब पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल कीजिए। तो ये जो बीमा कंपनी है ये एक निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी है। और जो मेरा अनुभव है मुझे मालूम है ये उसी दौरान ये मान जाएगी। हाँ, एक दो कंपनी ऐसी है जो नहीं मानती, लेकिन मुझे इस कंपनी का पता है। एक दो नहीं, सिर्फ एक ही कंपनी है जो नहीं मानती। ये वाली बीमा कंपनी इस स्टेज पे मान जाएगी। कुछ बीमा कंपनी है जो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, सबसे शुरुआती उसी में ही मान जाएंगे। लेकिन ये वाली मानेगी जब गाड़ी का एक्चुअल रिपेयर खर्च आ जाएगा। उस समय ये ना नहीं करेगी। अपने अप्रूव सर्वेयर को भेजकर गाड़ी का इंस्पेक्शन, जो भी री इंस्पेक्शन करा के प्री इनवाइस लेके और फिर कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। तो ये गाड़ी मुझे लगता है ये इसी महीने रिपेयर हो जाएगी। तो जब ये रिपेयर हो जाएगी तो भी मैं आपको इसका वीडियो शेयर करूँगा, बताऊँगा, बनाकर शेयर करूँगा कि क्या वो रहा। लेकिन मुझे मालूम है ये गाड़ी, जो मेरा अनुभव है, ये गाड़ी 1.5 से 2.25 लाख के बीच ही रिपेयर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। और जब प्री इनवॉइस बनाएंगे तो बीमा कंपनी को देंगे, वो बहुत आसानी से ये क्लेम देंगी। लेकिन अगर हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे तो ये बीमा कंपनी नहीं मानेगी। फिर पिक्चर क्लियर भी नहीं होगी कि रिपेयर खर्च है कितना, क्योंकि वर्कशॉप ने तो 7 लाख, 7.5 लाख से भी शायद ज़्यादा का रिपेयर एस्टिमेट दिया है। और बीमा कंपनी मान नहीं नहीं रही होगी, फिर हम कहीं बीमा लोकपाल या न्यायिक संस्था में जाएंगे। न्यायिक संस्था को भी उसे 7 लाख का वर्कशॉप बीमा कंपनी जब एस्टिमेट दिखाएगी तो उसे भी लगेगा भाई कितना कटोगे। तो वो इतना जल्दी उनको भी पता लगने में मुश्किल आ सकती है। तो बेहतर है कि इसको रिपेयर ही करा लिया जाए। और अगर मान लीजिए बीमा कंपनी नहीं भी देती तो एक्चुअल पिक्चर तो होगी उस समय रिपेयर खर्च के। तो इसीलिए हम, जो मैं सलाह देता हूँ, जो अगर आदमी की कैपेसिटी है, आदमी को मतलब जैसे यही साहब है, इनके पास मैंने पहले ही इनसे पूछा कि साहब आपके 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए। 1% इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए तैयार ना हो तो हम चूंकि अपनी जिम्मेदारी पे करा रहे हैं गाड़ी को, तो हमारे पास वो पैसा होना चाहिए। तो इन पे था, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। परसों बात हुई, कल गाड़ी देखने गए, गाड़ी को देखा, चेक किया। क्योंकि मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ, मतलब एक्सपर्ट क्या, मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, तो मुझे आइडिया लग गया। और तुरंत ही मैंने बात की, पैसे जमा कराए। और उसके बाद, अब कल उसके बाद ही, यानी ये कल दिन की बात है, कल शाम से उन्होंने डिसमेंटलिंग शुरू कर दी होगी। आज ऑर्डर लगा, आज उनका ऑर्डर का दिन है, वो बता रहे थे पर्टिकुलर कुछ डेज हैं वीक में दिन में वो ऑर्डर लगाते हैं। तो वो आज ऑर्डर लग जाएगा, सामान आएगा, काम शुरू हो जाएगा, इस महीने ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। जो 11वें महीने की है और आज तारीख है, आज 4/2 है, यानी कि 3 महीने से ज्यादा गाड़ी यूं ही खड़ी रही। कितनी दिक्कत हुई होगी एक बिना गाड़ी के एक आदमी को, और मेंटली परेशानी अलग। ये डिसीजन अगर ये पहले भी लेते तो भी अच्छा रहता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। और ये सही डिसीजन है मेरी नज़र से। अब मैं सही हूँ या नहीं ये तो अलग बात है, ये कोई और तय करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही डिसीजन सबसे अच्छा है। और ये गाड़ी
मैं चाहे मुझसे आप आज पूछ लो, ये पार्शियल लॉस पे ये क्लेम बीमा कंपनी सेटल करेगी जिस दिन ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाएगा तब मैं वो वीडियो बनाकर आपसे साझा करूंगा। और अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।